नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में बेटा आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है और मुझे क्वेश्चंस ज़्यादा, इनकी श्रृंखला ज़्यादा रखनी चाहिए वीडियोस में, और 20-25 क्वेश्चन बढ़ाने चाहिए या मुझे क्वेश्चन की संख्या कम करनी चाहिए। कम तो मुझे नहीं लगता कि कम करनी चाहिए, क्योंकि एक एक वीडियो में मैं आपसे 15 से 20-25 क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्यूरी हो, आपको कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिन भी बच्चों को, देखिए ये बुक होगी तो आप इस बुक को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें साइकोलॉजी आती है वो आप पे नहीं आएगी। सारे जितने भी राजस्थानी पेपर हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे लोक प्रशासन के हों, राजनीति के हों, इतिहास के हों, भूगोल के हों, जितने भी क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए हैं वो सब इस पुस्तक के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। तो मैं चाहती हूँ, या मैं ये विश्वास रखती हूँ आप लोगों पे कि आप इन वीडियोस को शेयर भी करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे। तो हम कैसे भी लेट नहीं होते हैं और अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अवनी पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक लिखित है, प्रकाशित की गई है, और धीर सिंह धाबाई द्वारा ये लिखित पुस्तक है। सभी एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड के जो मनोवैज्ञानिक पुस्तक है उसके समाहित प्रश्न दिए गए हैं इसमें, और विभिन्न परीक्षाओं में जो भी पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सब क्वेश्चंस इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो कवर है ये ऊपर बुक का कवर है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी हूँ कि व्यवहारवाद के जनक कौन थे, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो क्या है जे.बी. वॉटसन के अनुसार? तो जे.बी. वॉटसन जो थे वो व्यवहारवाद के जनक थे, तो इनके अनुसार भी क्या होगा? व्यवहार का। वॉटसन के ने मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक व घनात्मक विज्ञान कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वॉटसन ने क्या कहा है मनोविज्ञान को? तो सकारात्मक और घनात्मक विज्ञान कहा है। जबकि चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, विलियम जेम्स टिचनर, सल्ली ने, व मन का विज्ञान पंपोनोजी, लॉग और बर्कले व रेड ने कहा है। किस किस ने कहा है? पोम्पोनोजी, लॉग और बर्कले रेड ने भी कहा है इसको, मनोविज्ञान को। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो जैसे आपको बताया गया कि ये लिप्जिंग नामक स्थान था, और ये कहाँ पे था? ये जर्मनी के अंतर्गत था। कहाँ पे था? जर्मनी में। जर्मनी में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। कब? 1879 में। कहाँ पे? जर्मनी के एक स्थान था लिप्जिंग नामक। यहाँ पर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, और वो भी प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ये प्रश्न भी पहले पूछ लिया गया। तो अधिगमकर्ता से भी है, अधिगम परिस्थिति से भी है, अधिगम प्रक्रिया से भी है, और उपरोक्त यहाँ पे आएगा सभी, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के 6 अवयव होते हैं, जिनमें मुख्य हैं अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम स्थिति। नेक्स्ट है अपना शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आप बताइए कौन से कथन सही हैं। तो मुझे तो सभी क्वेश्चन सही, सभी सही लग रहे हैं। तो शिक्षार्थी को जानने में सहायक, बिल्कुल ठीक है। शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में भी सहायक, और शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में भी सहायक। तो ये चारों ही ऑप्शन एक ही ऑप्शन में मिले हुए हैं, तो अपन इनको देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना, निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? तो कौन सा है आप बताइए। तो उपयुक्त सभी, पाठ्यचर्या भी है, शिक्षक भी है, प्रबंध तंत्र भी है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था आपको बार बार बताया गया है, और ये प्रश्न गृह विज्ञान स्कूल प्राध्यापक 2016 के अंतर्गत पूछा गया है। तो आप सभी देख रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आंसर अपना जॉन वॉटसन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री को उपदेयता से संबंधित नहीं है? तो कि कौन सा जो कथन है वो संबंधित नहीं है? तो बताइए। प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प
शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक विषय वस्तु की स्पष्टता, कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। तो पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? तो शिक्षण के मूल्यांकन को की प्रक्रिया में सहायक शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? शिक्षण सामग्री कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? तो आप बताइए कौन कौन से शिक्षण के चर होते हैं? शिक्षक भी होता है, पाठ्यचर्या भी होती है, विद्यार्थी भी होता है, लेकिन जो माता पिता होते हैं वो नहीं होते। तो इसका आंसर आएगा अपना माता पिता। नेक्स्ट है, शिक्षण के 3 चर होते हैं। एक स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर किसको कहते हैं? शिक्षक को कहते हैं। आश्रित चर कौन होता है? आश्रित चर छात्र होते हैं। और हस्तक्षेप चर पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां होती हैं। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो आप बताइए उद्दीपन और अनुक्रिया। तो प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत उद्दीपन और अनुक्रिया का कार्य किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट। इस विधि चरों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एएसआर के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। तो कौन सा था स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में करके मुझे एक बार बताइएगा। प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें तो देखिए आरपीएससी ने इसका जो आंसर माना है वो दूसरा भी मान लिया है और तीसरा आंसर भी मान लिया है। जो सेकंड ऑप्शन है वो भी है और थर्ड ऑप्शन है वो भी मान लिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। शिक्षक छात्रों के गृह कार्यों का निरीक्षण कर लेते हैं। विद्यार्थियों के गृह कार्य का अवसर भी मिल जाता है। ठीक है बच्चों। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो जो अध्यापक है वो भी प्रश्न पूछे और जो छात्रगण है वो भी प्रश्न पूछे। तो उत्तम शिक्षा में शिक्षक व छात्र दोनों क्रियाशील हों, अंतः क्रिया संवाद युक्त हो, लोकतांत्रिक, मनोवैज्ञानिक, निदानात्मक, उपचारात्मक, पूर्व ज्ञान, रुचि आधारित नियोजित हो। तो जो कक्ष है उसके अंतर्गत जो शिक्षक है वो आप छात्रों से अंतः प्रक्रिया करेगा और विचारों का आदान प्रदान करेगा। लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक माहौल होना चाहिए, निंदनात्मक यानी बच्चों की कमियों का पता लगाने वाले होना चाहिए और उनका उस कमी का पता लगाने के बाद उसका उपचार भी किया जाना चाहिए। बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को समाहित किया जाना चाहिए और उनकी रुचि का ध्यान भी केंद्र करना चाहिए। जो क्या क्या उनकी बच्चों की क्या रुचि है उसके आधार पर उन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया। तो सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया और इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। और ये प्रश्न कब पूछा गया था? हिंदी आरपीएससी व्याख्याता के अंतर्गत। मनोविज्ञानम व्यवहारम विज्ञानम अस्ति इति कथनम कस्य अस्ति। तो ये किसने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? तो आप सभी जानते हैं कि ये ईवी वॉटसन ने कहा था। वॉटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है और 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्योपरि निर्भरा अस्ति। तो किस पर है निर्भर रहता है शिक्षण प्रक्रिया? तो ये शिक्षक पर निर्भर रहती है। तो शिक्षण जो प्रक्रिया है वो शिक्षक पर ही निर्भर रहती है। टोली शिक्षणस्य सर्वप्रथम प्रयोग कुत्र अभवत्? तो बताइए। टोली शिक्षण अमेरिकायाम, ठीक है, अमेरिका में। तो टोली शिक्षण अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सबसे फ्रांसीसी कैपल ने ध्यान आकर्षित किया। वह प्रतिपादन 1957 में लैंग्स गटन द्वारा किया गया था। 1957 में। शिक्षकस्य आत्मविश्वासस्य छात्राणाम् उपरि कः प्रभावः भवति? तो कौन कौन से क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो तस्मिन् साहस्य एवं कार्यकरणस्य इच्छाशक्ति जागृत भवति।
मनोविश्लेषणवाद इति सिद्धांत केन प्रतिपादित। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फ्रायड। शिक्षण व्यवहार्यम उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया अस्ति इति कस्यं कथनम। तो ये कथन किसने कहा है कि शिक्षण व्यवहार उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? तो ये कहा है स्किनर महोदय ने। मनोविज्ञान विज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो आत्मा का विज्ञान 3 लोगों ने कहा था, एक अरस्तु थे, एक प्लेटो थे और एक देकार्ते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन इन तीनों में से आ रहा है, तो वो है अरस्तु। इसमें भी दिया गया है कि आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में माना गया था और 16वीं शताब्दी में आत्मा का मनोविज्ञान मानने वाले जो थे वो थे प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते। ठीक है, देकार्ते थे। इसमें देकार्त लिखा हुआ है लेकिन देकार्ते थे। तो और 16वीं शताब्दी के अंत में इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि जो आत्मा है उसको उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको स्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो अंत में आते आते 16वीं शताब्दी के अंत में आते आते इस परिभाषा को अमान्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा स्किनर के द्वारा दी गई है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो ये परिभाषा किसने कही है? स्किनर ने कही है। ठीक है बच्चों, तो आगे जो ये वाला प्रश्न है ये हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। आप इन वीडियोस को कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं साइकोलॉजी के। नाग पब्लिकेशन की जो प्रश्न बैंक है उसको भी हम करवा रहे हैं, आप उन प्रश्नों को भी देखिए। फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो भी अध्ययनवार जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम करवाएंगे। उसमें आप मुझे बताइए कि कौन सी बुक और चालू करनी चाहिए और किस तरह की वीडियोज़ मुझे बनाने चाहिए। आपका सहयोग रहेगा तो चैनल हमारा ग्रो करेगा, आगे जाएगा और हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।